हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है और मई जून में आप सभी लोगों का टियर 1 एग्ज़ाम होने वाला है। तो टाइम हमेशा लिमिटेड रहता है और हमें टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। टाइमली सिलेबस कंप्लीट करिए, खूब एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए और अपना रिवीजन भी टाइमली करते जाइए। ऐसा नहीं हो कि आप सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाएं, प्रैक्टिस ना कर पाएं। तो साइमल्टेनियसली हमें सब कुछ करना है। हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है और रिवीजन नोट्स भी बनाने, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे आपके पास रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स हों। चलिए आज के अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में हम अपना सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ आनंद सर और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है और मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है, यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ और पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलिए आज हम अपने सेट नंबर 9 का ये पहला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग are stated as directive principle of state policy by Article 51 of the Constitution। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में निम्नलिखित में से कौन बताए गए हैं। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि जो अनुच्छेद 51 है उसमें क्या क्या शामिल है। अब जो आर्टिकल 51 है ये किससे संबंधित है, आपका फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है ये आपका। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है ये। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना, ना कि लड़ाई झगड़े के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारण करना। अच्छा, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब ऑप्शंस को देखते हैं हम। ऑप्शन ए में क्या है, 1 और 2 ओनली सही बताया गया है। ऑप्शन बी में 1 एंड 3 दिया गया है। ऑप्शन सी में क्या है, 2 एंड 3 दिया गया है। ऑप्शन डी में क्या है, तीनों कथन शामिल हैं। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन डी। अब ये जो आर्टिकल 51 है ये किस पार्ट में है, ये आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बार बार मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड चीज़ें मेंशन कर रहा हूं अपने अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपके कितने आर्टिकल शामिल हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51, और इनको ब्रॉडली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कमेंट में आप मुझे बताइएगा वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। और जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ये किस तरीके से, किस तरह के राइट हैं, नॉन जस्टिसेबल राइट हैं, नॉन जस्टिसेबल राइट है। फंडामेंटल राइट्स किस तरह हैं आपके, ये फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसेबल राइट हैं। नॉन जस्टिसेबल राइट का मतलब क्या हुआ कि यदि इनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है फॉर देयर इंप्लीमेंटेशन। तो ये साधारण शब्दों में नॉन जस्टिसेबल शब्द का मतलब हुआ। अच्छा, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो श्री जवाहरलाल नेहरू आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। जवाहर नेहरू जी आपके फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे। अच्छा, फर्स्ट वोमेन फॉरेन मिनिस्टर कौन थी, वोमेन फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि भारत की प्रथम विदेश महिला कौन थी।
ठीक है। अच्छा, आपके जो पंचशील सिद्धांत हैं, आपने सुना होगा भारत चाइना के संबंध में एक फ्रेज आती है पंचशील डॉक्ट्राइन, पंचशील, पंचशील सिद्धांत। तो ये भी आपकी विदेश नीति से संबंधित था, पंचशील डॉक्ट्राइन। और एक और आपने सुना होगा गुजराल डॉक्ट्राइन, तो ये सब आपके गुजराल डॉक्ट्राइन। तो ये आपकी सब फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है। और वर्तमान में आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन है, आप मुझे ये सब कमेंट में बताइएगा। क्या प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत की केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन शामिल होता है, ये आपसे ये पूछ रहा है। और आपके ऑप्शन ए में तो दिया गया है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन सी में क्या है आपका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सॉरी, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर। तो देखिए जो आपकी एग्जीक्यूटिव होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है आपका, इसमें शामिल होते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हो गया आपके, फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, फिर इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्लस अटॉर्नी जनरल, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव बनती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात कही गई है, वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ दिया गया है, ठीक है, और अटॉर्नी जनरल को छोड़ दिया गया है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन इसमें लोकसभा स्पीकर को शामिल कर लिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है आपका, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव ये होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होगा आपका, स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या होगा आपका, इसमें गवर्नर शामिल होंगे आपके, गवर्नर, उस स्टेट का गवर्नर, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, प्लस एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, और उस स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होगा वो भी शामिल होगा। तो ये आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया और ये आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गया। अच्छा, ये जो लोकसभा स्पीकर, अच्छा हमारी कंट्री में देखिए कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएस में किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की खासियत ये होती है कि जो इसके सदस्य होते हैं वो ही एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, जो लेजिस्लेचर के जो सदस्य होते हैं वो ही आपके एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लेजिस्लेचर के लिए। और हमारे यहाँ जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है, लोकसभा पे। ठीक है, और ये जो आपका पार्ट 5 है वो किससे संबंधित है, यूनियन से, यूनियन। ठीक है, ये पार्ट भी हमें क्लियर होना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें संविधान से निकल के आ रही हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ संविधान में किस अनुच्छेद से जुड़ी हुई है।
अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का केंद्रीय विषय क्या था? और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए दिया गया फुल प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योग का पूर्ण निजीकरण। ऑप्शन बी क्या है? इंपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, आयात नेतृत्व विकास रणनीति, स्टेट कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की कमान संभाल रहे क्षेत्रों का राज्य का नियंत्रण, और प्रमोटिंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, उपभोक्ता वस्तु उद्योग को बढ़ावा देना। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो आपकी जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आती है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे यहाँ जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्ट होती है वो होती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। उसके बाद 56 में आता है। फिर ये जो आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हुआ, तो ये आपकी जो पॉलिसी रही, इसने क्या बोलते हैं आपको, किस पे फोकस किया था? इसने फोकस किया था आपका स्टेट लेड डेवलपमेंट पे। इसने आपकी इसको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को आप क्या बोलते हो? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हो। इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हो। अब इसने क्या किया? इसका ये जो पॉलिसी थी ये किस पे बेस थी? ये आपकी बेस थी महाबलोनिस मॉडल पे। नोबिस मॉडल। और इस मॉडल की खासियत क्या थी कि ये फोकस कर रहा था किस पे? इन्वेस्टमेंट इन हैवी इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट इन हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज, हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज लेड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, लेड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। और यहीं से आपका लाइसेंस राज भी निकल के आता है, क्योंकि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक कैटेगरीज क्या थी? शेड्यूल ए कैटेगरी, शेड्यूल ये कैटेगरी। इसमें कितनी इंडस्ट्रीज शामिल की गई थी? आपकी 17 इंडस्ट्रीज। तब वो इंडस्ट्रीज जो बहुत स्ट्रेटेजिक थी, जैसे एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ये सारी आपकी शेड्यूल ए में शामिल की गई थी। और शेड्यूल ए में जो इंडस्ट्रीज शामिल की गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर सकती थी। और फिर शेड्यूल 2 जो था आपका, इसमें आपकी शेड्यूल बी, इसमें आपकी 12 इंडस्ट्रीज शामिल थी। और इसमें आपका स्टेट मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, बट प्राइवेट को यहां नियंत्रण किया गया था। ठीक है। और उसके बाद शेड्यूल, हर वो इंडस्ट्री जो इन दोनों कैटेगरीज में शामिल नहीं थी उसको शेड्यूल सी में शामिल किया गया था। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल था, लेकिन प्रोडक्शन को नियंत्रण किया गया था लाइसेंस के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ से लाइसेंस राज निकल के आता है। और इसका पूरा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 थी, इसका पूरा फोकस एक आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाने का था। और जिसमें जितने भी कमांडिंग हाइट्स, मतलब जो ऐसे सेक्टर्स, इकोनॉमी के ऐसे सेक्टर जो मूलभूत हैं, जैसे स्टील सेक्टर हो गया आपका, ठीक है, कोल सेक्टर हो गया, ये सारे जो मेन जिसके बिना कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, वो सारे सेक्टर्स किसके कंट्रोल में थे? स्टेट के कंट्रोल में थे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कमांडिंग हाइट्स, कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही रहेगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ ट्रेडिशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्टेट दिए गए हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ क्या कह रहा है कि कौन सा पेयर किससे मैच कर रहा है। ठीक है, विच ऑफ द पेयर गिवन एबो इज और आर करेक्ट। ऊपर दिए गए इगमो में से कौन सा सही है। अब देखो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। थांगडा कहाँ से संबंध रखता है, ये सिक्किम से तो संबंध नहीं रखता है, तो ये आपका गलत हो गया। ये किससे संबंध रखता है, आपका मणिपुर से। ये बहुत मार्शल आर्ट डांस है एक, ठीक है, ये मणिपुर की एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, तो ये आपका गलत हो गया। अब बड़े आसानी से आप एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शन डी को, क्योंकि 3 गलत हो गया। अब बाकी 3 ऑप्शंस में देखिएगा, ए में, बी में, सी में, तीनों में बन वन शामिल है। तो बन के बारे में हमें नहीं सोचना। इसका मतलब है कि जो फेस्टिवल है चापकर कुट फेस्टिवल, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मिजोरम में, ये सही है आपका। और कोंजम पारवा पलाड, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में, तो ये भी सही है। अच्छा, मिजोरम से आपका मणिपुर में कौन सा आपका क्लासिकल डांस है, मणिपुरी, मणिपुरी क्लासिकल डांस, डांस। ठीक है, और क्या क्या मणिपुर से संबंधित है आपका, एसोसांग, एसोसांग, ये भी आपका मणिपुर से संबंधित है। और आपका चिरू डांस, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका चिरू डांस आपका चिरू डांस आपका सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम में। मिजोरम में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही जवाब है, क्योंकि ये दोनों फेस्टिवल, ये चपकर कुट फेस्टिवल मिजोरम से संबंधित है और कोंजम पारवा बलाड आपका मणिपुर से है। जबकि थांगडा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, ये मणिपुर से संबंधित है आपका। कलारू पट्टू कहाँ से संबंधित है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज फर्स्ट डेसिफर्ड द एडिक्ट ऑफ एम्परर अशोका। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोका के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, ए ऑप्शन है जॉर्ज बुलर, जेम्स प्रिनिप, मैक्स म्यूलर और विलियम जोन्स। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका, जेम्स प्रिनिप। जेम्स प्रिनिप ने सबसे पहले 1837 में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड किया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जिसमें आपके जो अशोका के शिलालेख हैं इस स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं और लैंग्वेज आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो जब ये स्क्रिप्ट को समझ लिया गया, उसके बाद ही अशोक के जो शिलालेख हैं, आपके अशोक के शिलालेख को आप 2 कैटेगरीज में बांटते हो, जैसे कि मेजर रॉक एडिक्ट। एडिक्ट क्या होते हैं आपके, फरमान होते हैं, राजशाही फरमान। एडिक्ट शब्द का मतलब होता है फरमान या राजशाही आदेश, फरमान या राजशाही आदेश। तो अकबर ने अपनी जो उसकी प्रजा थी उसको कई सारे मोरल और सोशल आदेश दिए थे अपनी प्रजा को कि आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। तो इस तरीके से अपनी प्रजा को एक संदेश दिया था।
तो उसके लिए उसने क्या कई सारे एडिक्ट बनवाए थे। मेजर रॉक एडिक्ट हैं, ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट हो गए आपके, और ये रॉक एडिक्ट हो जाते हैं आपके। उसी तरीके से उसने पिलर एडिक्ट भी बनवाए थे, जिनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, मेजर माइनर, मेजर पिलर एडिक्ट हो गए। अभी मैं माइनर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके जो अशोक के शिलालेख हैं, इनको एक तो मुख्य रूप से किस स्क्रिप्ट में लिखे गए थे? ये मुख्य रूप से आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, लेकिन आपकी दूसरी जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, इस वाले रीजन में दूसरी स्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे खरोस्ती स्क्रिप्ट भी मिलती है, खरोस्ती, एरामिक भी मिलती है, और ग्रीक भी मिलती है, और ग्रीक भी, ठीक है। मेजर पिलर एडिक्ट हो गया इधर, इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। ये अशोका के जो एडिक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि अशोका को किस नाम से इन एडिक्ट, इन अभिलेखों में, शिलालेखों में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गया। लैंग्वेज क्या थी आपकी? प्राकृत लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज थी, ठीक है। और विलियम जोन्स का संबंध किससे है आपका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कमेंट में आप मुझे ये भी बताइएगा कि मैक्स म्यूलर का संबंध क्या था, भारतीय इतिहास में इनकी क्या, इनका योगदान रहा मैक्स म्यूलर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू तिनकटिया प्रथा, निम्नलिखित में से कौन सा तिनकटिया प्रथा से संबंधित है? और आपके ऑप्शन ए क्या है? चंपारण, बी ऑप्शन है खेड़ा, सी ऑप्शन है बारदोली, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं तिनकटिया सिस्टम क्या था। यहां देखो, तिनकटिया को हम तोड़ देते हैं तीन कटिया, तीन मतलब थ्री, तिनकटिया शब्द का मतलब क्या था? तिनकटिया सिस्टम के तहत जो यूरोपियन प्लांटर्स होते थे, वो जो आपके चंपारण के किसान थे, उनको फोर्स करते थे इंडिगो प्लांटेशन 320th भूमि पे। जो जमीन होती थी किसान की, जो उसकी उनकी जो उपजाऊ जमीन होती थी, उसके 3/20 भाग पे ये यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स करते थे, जोर जबरदस्ती के माध्यम से किसानों को इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए फोर्स किया करते थे। तो ये वो सिस्टम था, ये प्रथा थी, ये बड़ी शोषणकारी प्रथा थी, क्योंकि इसमें जो एक तो उनको किसानों को आज़ादी नहीं थी कि वो अपने मन मर्जी के मुताबिक अपनी ज़मीन पे फसल उगा सकें, उन्हें फोर्स किया जाता था। दूसरा, जो बीज भी दिए जाते थे वो बहुत महंगे होते थे, और उस पर ब्याज भी बहुत वसूला किया जाता था। तो एक तरीके से किसान मजबूर हो गया था, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, कि वो उनके हिसाब से ही अपना निर्णय ले कि उसको क्या उगाना है, क्या नहीं उगाना है। तो ये किस तिनकटिया सिस्टम प्रथा आपकी चंपारण से संबंधित है। तो जो चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था, ये उसी से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? किसने गांधी जी को चंपारण में आने के लिए प्रेरित किया था? राजकुमार शुक्ला। तो ये नाम याद जरूर रखिएगा, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। और ये गांधी जी का पहला इनिशिएटिव था, कहां पे? इंडिया में, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का संबंध तो देखिए चंपारण से भी रहा, खेड़ा से भी रहा, बारदोली सत्याग्रह से भी रहा, ठीक है। और ये भी बताइएगा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा
कि इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन लोग थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वाज फाउंडेड बाय दी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं अभिनव भारत, ऑप्शन बी क्या है आपका, ऑप्शन बी है आपका आजाद हिंद सेना, ऑप्शन सी है रिवॉल्यूशनरी आर्मी, ऑप्शन डी क्या है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, अभिनव भारत की स्थापना की थी आपकी बीडी सावरकर, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपकी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जब उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया तो उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष बाबू को ने आपकी इसकी स्थापना की थी, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, जो आजाद हिंद फौज है जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी बोलते हैं, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं की थी, इसकी स्थापना की थी जो मोहन सिंह जी ने की थी, इसकी मोहन सिंह। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस के पास ये आपकी इसका मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, ठीक है। तो जब आपकी क्या बोलते हैं उसको, जब रास बिहारी बोस ने जब रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इसका लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस को आपका बाद में बनाया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब तो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक रहेगा। रिवॉल्यूशनरी आर्मी से कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसी कई सारी रिवॉल्यूशनरी संस्थाएं बनी जो कि भारत को आर्म्ड रेवेलियन के माध्यम से, आर्म्ड फोर्स के माध्यम से आज़ाद कराना चाह रहे थे, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने किन किन कांग्रेस सेशन के वो प्रेसिडेंट रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। और आपके ऑप्शंस क्या क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय, जिनको फादर ऑफ क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी बोलते हैं, और इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, एक तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा और ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज और सभा, इसका संबंध आपका से है। अच्छा, जो आपके देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो भी ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे, केशव चंद्र भी आपके ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज से, आर्य समाज। शुद्धि मूवमेंट इसी ऑर्गेनाइजेशन का था, शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। तो सही जवाब आपका केशव चंद्र सेन रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया वर। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। तो यहां आप एक करेक्शन कर लेना, करेक्शन ये कि द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया थ्रू सी रूट। सी रूट के माध्यम से फर्स्ट कौन आया था, देखिए, थ्रू सी रूट। भारत का
उसके एंशियंट टाइम से ही संबंध रहा है यूरोप से। लेकिन यहाँ सवाल क्या होना चाहिए, प्रश्न क्या होना चाहिए, सी रूट से कौन आया था। तो सबसे पहले कौन आए थे आपके ऑप्शन दिए गए, ब्रिटिश, ऑप्शन बी डच, सी है फ्रेंच, डी है पुर्तगीज। तो सबसे पहले कौन आए थे आपके, पुर्तगीज आए थे। पुर्तगीज कब आए थे, 1498 में। वास्को डी गामा, वास्को अंकल आए थे, वास्को डी गामा। और इन्होंने कहाँ आए थे ये, सबसे पहले कालीकट, कालीकट, ठीक है। तो 1498 में कौन आए, आपके पुर्तगीज आए। आपके ब्रिटिशर्स कब आए थे, आपके ब्रिटिशर्स आपके आते हैं 1608 में। कमेंट में आप मुझे बताइए कौन फर्स्ट ब्रिटिशर्स कौन था, ठीक है। उसके बाद डच कौन, डच इसके बाद डच कब आते हैं आपके, डच आते हैं 1605 में। और जो फ्रेंच होते हैं वो कब आते हैं आपके, 1664 में। एक और यूरोपियन पावर आई थी, वो पावर कौन थी, डेनिश, डेनिस लोग। डेनिस लोग कब आए थे आपके, जो आपके 1620 में। तो ये सब लोग किस रूट के थ्रू, यहां हम बात कर रहे हैं सी रूट के, समुद्री मार्ग से सबसे पहले कौन सा यूरोपियन कंट्री के लोग आए थे। तो सही जवाब रहेगा आपका पुर्तगीज, पुर्तगीज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द FRBM एक्ट रिलेट टू, FRBM अधिनियम संबंधित है। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, पहला है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, फिस्कल डिसिप्लिन टारगेट्स, राजकोषीय अनुशासन लक्ष्य, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स निर्यात प्रोत्साहन, ऑप्शन डी क्या है, लेबर लॉज श्रम कानून। तो FRBM एक्ट क्या है आपका, 2003, ये 2003 में इसको पारित किया गया था। किस गवर्नमेंट थी तब, सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट थी, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। FRBM एक्ट का मतलब है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजर। ये एक्ट का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है आपका, कि सेंट्रल लेवल पे एक प्रूडेंस आए, फिस्कल प्रूडेंस आए। मतलब ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट अनियंत्रित ढंग से बोरोइंग करते रहे, एक फिजिकल डिसिप्लिन लाना इसका लक्ष्य। टारगेट ऑब्जेक्ट पर्पस क्या है, पर्पस है फिजिकल डिसिप्लिन आए, फिजिकल डिसिप्लिन या फिजिकल प्रूडेंस, ठीक है। तो ये आपका एक 2003 में पास किया गया, तो इसका ऑप्शन बी है, बी, ठीक है। फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच बॉडी डिसाइड द रेपो रेट, रेपो दर कौन सा निकाय तय करता है। और आपके ऑप्शन है, ए है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ऑप्शन डी है आपका नीति आयोग। तो रेपो रेट क्या होता है आपका, रेपो रेट आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है आपका रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है हमारी कंट्री में, ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और आपसे ये पूछे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस तरह की संस्था है, तो ये आपकी एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। और उसको किस अधिनियम से बनाया गया, RBI एक्ट के माध्यम से। कब बनाया गया था इसको, 2016 में। और कितने मेंबर कमेटी है ये, 6 मेंबर कमेटी है।
और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? 6 मेंबर कमेटी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं आरबीआई गवर्नर। चेयरमैन आपके आरबीआई गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है क्योंकि हमारी कंट्री की मौद्रिक नीति बनाने की जिम्मेदारी इसी संस्था की, इस बॉडी की है। और ये 6 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें आपके 3 तो आपके आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई से आते हैं, 3 मेंबर्स आरबीआई से आते हैं, और 3 मेंबर्स को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजंस होते हैं। ठीक है। और इस कमेटी की जिम्मेदारी क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी। इसको टारगेट क्या दिया गया है? इसको टारगेट है जो प्राइस स्टेबिलिटी या इन्फ्लेशन टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेट। और ये वर्तमान में वो इन्फ्लेशन टारगेट कितना है, कोई आपसे पूछ ले, वो है 4 ±2। मतलब ये दायरा उसको दिया गया है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो एक दायरे में रहना चाहिए। प्राइस इन्फ्लेशन, जो प्राइस स्टेबिलिटी, वो एक दायरे में रहना चाहिए। ठीक है। इस दायरे में यदि इन्फ्लेशन रहेगी और ग्रोथ हमारी होती रहेगी तो वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लाभकारी है। ठीक है। तो ये इसकी टारगेट है। और तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर कहाँ पे स्थित है? तो सही जवाब क्या है? आपके ऑप्शंस क्या है? मिजोरम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश? निम्नलिखित में से बृहत कथा कोश के लेखक कौन थे? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? डंडेन, ऑप्शन बी है हरिसेन, ऑप्शन बी है क्षेमेंद्र, और ऑप्शन 4 है वहावभूति। तो सही जवाब क्या रहेगा इसका? हरिसेन। हरिसेन। देखिए, हरिसेन आपके समुद्रगुप्त के भी कोर्ट पोएट और मिनिस्टर थे, बट यहां जो हरिसेन की बात की जा रही है ये दूसरे हैं। ठीक है। तो एक हरिसेन आपको कहां मिलते हैं? गुप्ता पीरियड में। हरिसेन कौन थे? कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है। बट यहां वो नहीं है। ठीक है। और हरिसेन नहीं, आपका क्या लिखा था? प्रयाग प्रहस्ती। हरिसेन का संबंध क्या है? प्रयाग प्रहस्ती। ठीक है। बट यहां हम एक हरिसेन की बात कर रहे हैं। ये आपके 9th-10th सेंचुरी के एक जैन स्कॉलर हैं। जैन स्कॉलर हैं। ठीक है। जैन और बृहत कथा कोश जो है ये स्टोरीज है, मोरल स्टोरीज हैं, मोरल और रिलीजियस स्टोरीज, मोरल और रिलीजियस स्टोरीज का एक संग्रह है। कोश का मतलब क्या है? संग्रह है। ठीक है। रिलीजियस स्टोरीज किससे संबंधित होंगी? ये जैन समुदाय से। ठीक है। और जो डंडेन है, डंडेन भी आपके एक लेखक हैं, एक संस्कृत स्कॉलर हैं। ठीक है। इन्होंने आपका दक्ष कुमार चरित्र लिखा हुआ है। दक्ष कुमार चरित्र, टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस चरित्र।
ठीक है, संस्कृत में लिखी गई थी ये, दक्ष। ठीक है, और भावभूति ने आप क्या लिखा हुआ है आपका, भावभूति ने आपका लिखा हुआ है महावीर चरित। ठीक है, अच्छा, एक जो बृहत मंजीरा भी है एक, ऐसे कंफ्यूज मत होना, एक है बृहत कथा कोश है। बृहत कथा कोश का संबंध किससे, हरिसेन से है। इसी तरीके से एक और बुक है, और वो बुक कौन सी, बृहत मंजीरा है वो, बृहत कथा मंजीरा, मंजरी। इसका संबंध किससे है आपका, गुण है। ये किसने लिखी आपकी, गुण। तो ये याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक और उनके ऑथर के बारे में बताया गया है। ठीक है, और कंफ्यूज मत होना हरिसेन से। हरिसेन एक आपके कोर्ट पोएट भी हैं, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में हम बांटते हैं। आपके कौन कौन सी तीन कैटेगरीज हैं आपकी, ठीक है। एक तो मटेरियल्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के संबंध में मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में बांटते हैं। मटेरियल्स, एक तो कंडक्टर होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, और एक होता है इंसुलेटर, ये कंडक्ट नहीं करता है। ये कंडक्टर से मतलब है कि यहाँ क्या मटेरियल बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कंडक्टर जो कंडक्ट करता है, इंसुलेटर जो नहीं कंडक्ट करता है, और इन दोनों के बीच की कैटेगरी क्या होती है, एक सेमीकंडक्टर की होती है। तो इसमें से आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन आपका सेमीकंडक्टर नहीं है। सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका एक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम, जर्मेनियम भी एक आपका सेमीकंडक्टर है। गैलेनियम आर्सेनाइड भी आपका एक सेमीकंडक्टर है। लेकिन क्वार्ट्ज जो है आपका वो एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सकेवा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द कीरत काम्बू राय कम्युनिटी ऑफ। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा रहा है कि एक फेस्टिवल है कसेवा, जिसको कौन सेलिब्रेट करता है, वो कम्युनिटी भी बताई गई है इसमें। बस आपसे ये पूछा है कि ये कम्युनिटी कहाँ, किस स्टेट में रहती है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी कम्युनिटी है, कीरत खाम्बू राय। तो ये सकेबा जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है, तो ये कीरत काम्बू राय अरुणाचल में रहते हैं, कि सिक्किम में रहते हैं, कि हिमाचल में रहते हैं, कि गोवा में। तो सही जवाब है आपका सिक्किम में। तो ये आपकी सिक्किम में। अच्छा, सिक्किम में और क्या क्या है आपका, सिक्किम का यदि कोई स्टेट डांस आपसे पूछे, सिक्किम, सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा कि सिक्किम किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, जो सिक्किम में इसका स्टेट डांस कौन सा है आपका, स्टेट डांस, यदि हम इसके स्टेट डांस के बारे में बात करें तो स्टेट डांस कौन सा है इसका, सिंघी चाम, सिंघी चाम। अच्छा, और ये किस फेस्टिवल में इसको डांस, किस फेस्टिवल में इसको परफॉर्म किया जाता है आपका, इसको परफॉर्म किया जाता है आपका पेंग लापसोल फेस्टिवल, पेंग लैपसोल
पेंग, लैपसॉल, फेस्टिवल में। फेस्टिवल, ठीक है। और यहाँ एक और हार्वेस्ट फेस्टिवल है लोसांग। लोसांग का भी संबंध आपका कहाँ से है? सिक्किम से, लोसांग, ठीक है। अच्छा, नाथुला पास कहाँ पे है? नाथुला पास भी आपका, नाथुला पास भी आपका कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है, ठीक है। तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का एक स्टेट बनाया गया था। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं हम। द रैयतवाड़ी एक्सपेरिमेंट इन लैंड रेवेन्यू वाज स्टार्टेड बाई। भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग किसके द्वारा शुरू किया गया था? और आपके ऑप्शन है हेनरी डंडास, अलेक्जेंडर रीड, डेविड रिकार्डो और आपके माउंट स्टड एल्फिस्टोन। तो सही जवाब क्या रहेगा? जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के माध्यम से। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब रहेगा। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कितनी लैंड सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। जैसे कि अगला प्रश्न देखते हैं आपके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन एस्चुरी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मोहाना पे स्थित है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? कांधला, मार्मोगांव, कोलकाता हल्दिया और तूतीकोरन। तो कौन सा एस्चुरी पे पोर्ट स्थित है? ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा कोलकाता हल्दिया। और वो किस नदी की एस्चुरी है? हुगली नदी, हुगली रिवर। और ये हुगली रिवर किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? ये गंगा की। ये ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। और हल्दिया, कोलकाता हल्दिया आपका कैसा है? एक रिवराइन पोर्ट भी है आपका, सबसे इंडिया का ओल्डेस्ट, ये आपका इंडिया का ओल्डेस्ट रिवराइन पोर्ट भी है आपका, ओल्डेस्ट एंड ओनली रिवराइन पोर्ट। ठीक है। अच्छा, हमारी कंट्री में पोर्ट्स को दो कैटेगरीज में हम बांटते हैं। पोर्ट्स दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं, मेजर पोर्ट, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट, मेजर पोर्ट कौन मैनेज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और माइनर पोर्ट आपके स्टेट गवर्नमेंट। और टोटल कितने मेजर पोर्ट हैं आपके? 13 मेजर पोर्ट हैं। और माइनर पोर्ट आपके बहुत सारे हैं, कम से कम 200 से ज़्यादा हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि लेटेस्ट पोर्ट कौन सा है, इंडिया का लेटेस्ट मेजर पोर्ट कौन सा है, ठीक है। और क्या हमारी कोस्ट लाइन कितनी है, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य किरण। सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में बताया गया है कि सूर्य किरण एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या है? बांग्लादेश, भूटान, सिंगापुर और नेपाल। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब है आपका नेपाल। जो सूर्यकिरण एक्सरसाइज है किस किस के बीच में है? आपकी सूर्यकिरण एक्सरसाइज आपकी नेपाल और इंडिया के बीच में है, ठीक है। और इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र,
कमेंट में आप मुझे बताइएगा मालाबार एक्सरसाइज किससे संबंधित है, और कोल्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, उसी तरीके से मित्र शक्ति एक एक्सरसाइज है, ये किससे संबंधित है, मित्र शक्ति आपकी ये संबंधित है इंडिया और श्रीलंका से। ठीक है, और आपको कमेंट में मुझे बताना है कि मालाबार एक्सरसाइज जो है ये किन कंट्रीज के बीच में होती है, किन कंट्रीज के बीच में होती है। चलिए हिंट में मैं बता दे रहा हूं, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, ये नौसेनाओं की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। जबकि ये बोल्ड कुरुक्षेत्र ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति भी आपकी ठीक है, तो ये आपकी आर्मी की एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है ये आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यहां आपसे क्या उसका पब्लिशर पूछ रहा है, और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, WTO, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और IMF क्या है, इंडियन मॉनेटरी फोरम, IMF। ठीक है, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, UNDP। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है कोडाई कनाल, और इसने ये भी मेंशन किया है कि कोडाई कनाल कहां पे, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी क्या, कुल्लू आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी है नैनीताल उत्तराखंड, और ऑप्शन डी है आपका रेणुका हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब क्या रहेगा, कोडाई कनाल। कोडाई कनाल क्या है आपकी, एक कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज द फर्स्ट वोमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक बॉक्सिंग। तो इसमें आपसे विशेषकर क्या पूछा है कि किस महिला ने बॉक्सिंग खेल में ओलंपिक में पदक जीता था। तो से और आपके ऑप्शंस क्या है, लवलीना बोरगोहेन, निक्हत जरीन, मैरी कॉम और पूजा रानी। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब है आपका लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, तो ये आपकी मैरी कॉम से भी पहले इन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक बॉक्सिंग। ठीक है, मैरी कॉम का भी संबंध आपका बॉक्सिंग से है। ठीक है, अच्छा ये जो ओलंपिक खेल हैं 2026 में जो विंटर ओलंपिक होने वाला है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ओलंपिक कितनी कैटेगरीज में खेले जाते हैं। ओलंपिक आपके देखिए, एक तो होता है आपका समर ओलंपिक होता है, समर ओलंपिक है, एक आपका विंटर ओलंपिक है। ठीक है, एक आपका कौन सा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक भी है, पैरा, और एक यूथ ओलंपिक भी है, यूथ ओलंपिक। हर खेल 4 साल के अंतराल में खेला जाता है। और जो 2026 में जो विंटर ओलंपिक है ये कहां पे होना है आपका, ये होना है आपका मिलान में, मिलान इटली। ठीक है, और 2028 में जो समर ओलंपिक होना है ये कहां पे होना है, ये आपका होना है लॉस एंजलिस में, लॉस एंजल्स। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि लॉस एंजल कहां पे है। ठीक है, ओके, विच इज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क इन इंडिया। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कौन सा है, और आपके ऑप्शन है लम्हेटा, कुर्नूल, अनंतपुर और बाड़मेर। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, लम्हेटा। लम्हेटा में भारत का पहला
जूलॉजिकल पार्क बनाया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे है? नियर टू जबलपुर, जबलपुर, नर्मदा नदी के किनारे ये है आपका। ठीक है, और ये जूलॉजिकल पार्क बनाने कौन बनाता है आपका? जूलॉजिकल पार्क बनाना ये किसके नियंत्रण में है आपका? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहां क्या मिलता है आपके? डायनासोर। भारत में भी डायनासोर्स के अवशेष देखने को मिले हैं, और लम्हेटा वो जगह है जहां पे आपको डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, लम्हेटा में आपको क्या मिला है? फर्स्ट साइट है जहां पे आपको, फर्स्ट इंडियन साइट जहां पे आपको, फर्स्ट इंडियन साइट जहां पे आपको डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं। डायनासोर्स, ठीक है, फॉसिल्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी एम्स टू, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का लक्ष्य है। पहला ऑप्शन क्या है? इंक्रीज वैल्यू एडिशन एंड रिड्यूस वेस्टेज, मूल संवर्धन को बढ़ाना और बर्बादी कम करना। ऑप्शन बी है रेगुलेट एक्सपोर्ट ओनली, केवल निर्यात को भी नियमित करना। ऑप्शन सी है सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन डी क्या है? प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग ओनली। तो ये जो नेशनल फूड पॉलिसी, नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है, ये आपका किस सेक्टर को बढ़ावा देना चाह रही है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। और ये एग्रीकल्चर को किससे जोड़ना चाह रही है? मैन्युफैक्चरिंग से। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को आपस में जोड़ना चाह रही है, मतलब मूल संवर्धन करना चाह रही है। जो हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये आपकी किसान की आय को भी बढ़ाना चाहती है। इंक्रीज फार्मर्स इनकम, भाई हमारे किसान यदि सिर्फ फसल उगाएंगे और उससे कोई एंड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ने की संभावना कम है। तो ये आपकी फार्मर इनकम्स पे फोकस कर रही है। और ये वेस्टेज, फूड वेस्टेजेस को भी रोकना इसका एक लक्ष्य है, रिड्यूस वेस्टेजेस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, व्हाई विच नेम इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के अनुसार देश का उल्लेख किन नाम से किया गया है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड भारत। ऑप्शन बी है भारत। आपका ऑप्शन बी है इंडिया एंड हिंदुस्तान। और ऑप्शन सी है भारत ओनली। ऑप्शन डी क्या है? इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान। तो यदि आप संविधान के आर्टिकल 1 को देखें, आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? आर्टिकल 1 को आप अच्छे से पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट shall be a यूनियन ऑफ स्टेट। ये आपका आर्टिकल 1 है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान ने भारत को इंडिया के नाम से भी संबोधन किया है और भारत के नाम से भी संबोधन किया है। तो संविधान में आपका जो नेम ऑफ द कंट्री क्लियर है। नेम ऑफ द कंट्री क्या है आपका? नेम ऑफ कंट्री कोई आपसे पूछे नेम ऑफ कंट्री, तो हिंदी में तो उसको भारत बोल दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश में उसको आपका इंडिया बोला जाएगा। भारत और आपका इंडिया के नाम से बताया गया, भारत एंड इंडिया। अब ऑप्शन देखो,
ऑप्शन ए में क्या है, इंडिया एंड भारत दिया है, ऑप्शन बी में इंडिया एंड हिंदुस्तान दिया गया है, ऑप्शन सी में भारत ओनली बोला गया है, ऑप्शन डी में क्या, इंडिया भारत एंड हिंदुस्तान। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन ए। तो ये आपका ऑफिशियली भारत। और जो हमारी पॉलिटी है, यदि कोई टाइप ऑफ पॉलिटी बोले कोई आपसे, टाइप ऑफ पॉलिटी, तो यूनियन ऑफ स्टेट है हमारे यहाँ, यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट की बात, यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट्स, ठीक है। फेडरेशन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, फेडरेशन ऑफ स्टेट ये नहीं है, ये है, ठीक है। और ये कहां से स्पष्ट होता है, आर्टिकल नंबर 1 से ये चीज स्पष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन ए है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी क्या है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ऑप्शन डी है चीफ ऑफ आर्मी। तो जो आपका जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ये राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा का चुनाव होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसको कौन चुनती है, लोकसभा के सदस्य इसको चुनते हैं, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट नहीं किया जाता, इसको इलेक्टेड अमोंग लोकसभा members by the members of Lok Sabha, member of Lok Sabha, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जितने भी आपके जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी, ये सब आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कमेंट में आप मुझे जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट में उनका जवाब ज़रूर दीजिए, इससे आपका अच्छा रिवीजन भी होगा। कमेंट में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उनका आप जवाब ज़रूर दें। और आप मुझे कमेंट में आप अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। किस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, वो भी आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। इस अभ्यास DPQ सीरीज़ की खासियत ये है कि ये आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगी। और ये आपका जितना भी जो सिलेबस है, आपका जो सेगमेंट में डील कर रहा हूँ वो है सामान्य अध्ययन, जनरल अवेयरनेस का जो सेगमेंट है, ये इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मैं हर सेगमेंट से क्वेश्चंस अपनी हर एक सीरीज़ में लेकर आ रहा हूँ। तो आपका अक्रॉस द सिलेबस आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा, जो कंसेप्ट आपसे मिस हो रहे हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऑब्जेक्टिव माइंड में आने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डील करते हैं, ठीक। थैंक यू। प्लीज़ शेयर योर कमेंट, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, ठीक है, और कमेंट में अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।